जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। साथियों, आज हम लोग लेके आ गए हैं हिंदी का मोस्ट विवेक प्रश्न। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी से आपके एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे और शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने में ये है कि बोला है कि छोटा बच्चा घर में रोता है का वाक्य प्रकार है। तो देखिए, ये जो आपको दिया है कि छोटा बच्चा घर में रोता है, किस तरह का वाक्य है? क्या सरल वाक्य होगा, या फिर मिश्र वाक्य होगा, या संयुक्त वाक्य होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रिय साथियों, आप लोग जवाब देते चले। तो देखिए साथियों, यहाँ पे क्या है कि छोटा बच्चा घर में रोता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे भी ना, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, यानी रो रहा है, मतलब एक ही काम हो रहा है और काम करने वाला भी एक ही है। तो देखिए, जिस वाक्य में अगर देखिएगा कि क्या होगा, काम करने वाला भी एक ही होगा और एक ही काम हो रहा है, तो उस तरह के वाक्य को क्या बोला जाता है साथियों? उसको बोला जाता है सरल वाक्य बोला जाता है। क्या बोलते हैं प्रिय साथियों? उसको सरल वाक्य बोलते हैं। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। फिर चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। इसी तरह से आप लोग बने रहें और मेहनत करते चले साथियों, हिम्मत नहीं हारना है, आप लोगों को डट करके सामना करना है। देखिए अगला प्रश्न है, न आप आए न मैं आ सका का वाक्य प्रकार है। बताइए, न आप आए न मैं आ सका, क्या वो आपका सरल वाक्य हो जाएगा, या संयुक्त वाक्य हो जाएगा, या मिश्र वाक्य हो जाएगा, या फिर संयुक्त मिश्र वाक्य हो जाएगा? साथियों आप लोग जवाब देते चले फटाफट। तो साथियों देखिए, ये जो आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? संयुक्त वाक्य का ये आपका उदाहरण हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्या है, ना आप और ना मैं, आप और मैं ये दोनों, तो देखिएगा ये दोनों आपका क्या है साथियों? ये दोनों प्रधान है। तो इस तरह का जब भी वाक्य आपका रहेगा, वो आपका क्या हो जाएगा साथियों? संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग रिवाइज करते चले, प्रैक्टिस करते चले। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा साथियों, उतना आप परफेक्ट होते चले जाइएगा। चलेंगे अगले प्रश्न में। देखिए आज हम लोग 25 प्रश्न लेके आए हैं, इसीलिए आप लोग हिम्मत मत हारें और हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए, जहाँ वो जाता है वहाँ उसे सम्मान मिलता है। जहाँ वो जाता है वहाँ उसे सम्मान मिलता है, ये कैसा वाक्य है? क्या आपका सरल वाक्य हो जाएगा, या मिश्र वाक्य हो जाएगा, या संयुक्त वाक्य हो जाएगा, या फिर मिश्र संयुक्त वाक्य हो जाएगा? तो आप लोग बताइए साथियों, इस सवाल का आप लोग अब जवाब दीजिए फटाफट। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि जहाँ वो जाता है वहाँ उसे सम्मान मिल जाता है। तो देखिए ये तो आपका सरल वाक्य होगा नहीं साथियों, क्या हो जाएगा? ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसमें आपका हम लोग अलंकार से भी प्रश्न लेके आए हैं। तो चलिए इसके आगे चलते अगले प्रश्न में, 3 के बाद चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न कि मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि मैं ज्ञानार्जन करूं, ये कैसा वाक्य है? बताइए, क्या आपका यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा, या फिर सरल वाक्य हो जाएगा, या मिश्र वाक्य हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए प्रिय साथियों, हम लोग आज वाक्य से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं, हूबहू सवाल बनते हैं। तो बताइए साथियों, 4 नंबर सवाल का क्या आंसर हो जाएगा कि मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि मैं ज्ञानार्जन करूँ, ये कैसा वाक्य है? तो देखिए साथियों, ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। मिश्र मतलब यानी मिला हुआ जो वाक्य होता है साथियों, ये भी क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का जवाब। चलेंगे 4 के बाद 5वां प्रश्न में। तो बताइए आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरह से आप लोग मेहनत करते चले। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि वक्ता के लिए किस सर्वनाम रूप का प्रयोग होता है? जो वक्ता है, वक्ता माने क्या होता है? बोलने वाला। वक्ता माने साथियों बोलने वाला। उसके लिए किस सर्वनाम रूप का प्रयोग होता है? क्या उत्तम पुरुष, या अन्य पुरुष, या मध्य पुरुष, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रिय साथियों बताइए कि वक्ता के लिए किस सर्वनाम रूप का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए साथियों, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है, सेकंड पर्सन जिसके साथ बोला जाता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जाता है साथियों। तो देखिए वक्ता माने होता है बोलने वाला। तो अब बताइए बोलने वाला क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? उत्तम पुरुष हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 में चलेंगे। देखिए प्रिय साथियों, 6 आपका क्या है कि कुछ कौन सा सर्वनाम का रूप है? बताइए, कुछ जो है किस प्रकार का सर्वनाम का रूप होगा? क्या निश्चयवाचक, या निजवाचक, या प्रश्नवाचक, या अनिश्चयवाचक? तो देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है साथियों। आपका कुछ जो है ये आपका निश्चय भी नहीं होगा, क्योंकि आपका फिक्स क्या हुआ नहीं ना, आप क्या बोले? कुछ बोल रहे, कुछ हो सकता है। या आपका निज भी नहीं होगा, या आपका प्रश्न भी नहीं होगा साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। क्या हो जाएगा साथियों? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कुछ जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग बने रहें, मेहनत करते चलें और बिल्कुल इंजॉय करते हुए पढ़ते चले साथियों। देखिए टेंशन लीजिएगा तो टेंशन से कुछ भी नहीं होने वाला है। चलेंगे 6 के बाद 7वां प्रश्न में। देखिए प्रश्न क्या 7 आपका है, फटाफट चलिए हम लोग रिवाइज करते चलेंगे कि आपने अपना काम किया है। ठीक है,
मैं अपना कौन सा सर्वनाम है। आपने अपना काम किया है, मैं आप अपना कौन सा सर्वनाम है। क्या निजवाचक है या निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है या प्रश्नवाचक है। तो देखिए प्रिय साथियों, यहाँ पे तो कोई सवाल होता है नहीं, तो इसलिए तो प्रश्नवाचक होगा नहीं। अनिश्चय मतलब यहाँ पे कुछ वगैरह ऐसा कुछ बात है नहीं, तो यहाँ पे अनिश्चय भी नहीं होगा और आपका ये निश्चय भी नहीं होगा। क्या बोल रहा है कि आपने अपना मतलब यानी निज यानी पर्सनल। तो प्रिय साथियों, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, निजवाचक। क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह से आप लोग बने रहें और लास्ट में आप लोगों का कितना स्कोर होता है मेरे साथियों, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलेंगे 7 के बाद 8वां प्रश्न में। देखिए 8वां प्रश्न है कि कौन सा शब्द विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण है। क्या आपका ममेरा है या मामा है या मौसी है या मामी है। तो प्रिय साथियों बताइए, विशेषण पहले किसको बोलते हैं, इसको आप लोग प्यार से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए साथियों कि कौन सा शब्द विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो जो आपका ममेरा है ना, ममेरा, ये क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ममेरा विशेषण हो जाएगा। और इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। चलेंगे 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। देखिए 9 आपका क्या है, प्रश्न संख्या 9 देखिए आप लोग कि बगले झाँकना का अर्थ है। बगले झाँकना का अर्थ है कि अलग यानी अलग बलग बगल यानी अगल बगल देखना या फिर लज्जित होना या विश्राम करना या फिर बगली में देखना। तो देखिए मेरे साथ यहाँ पे बच्चा ना कंफ्यूज करेगा, क्योंकि देखिए बगले बगले मतलब यानी हम लोग क्या समझते हैं अपने नॉर्मल भाषा में कि यानी आप अपने पास। तो देखिए बगले झाँकना का मतलब अगल बगल देखना नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा साथियों, लज्जित होना होगा। क्या हो जाएगा, लज्जित होना हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, लज्जित होना। तो इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। देखिए पेन कॉपी लेके बैठिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उसको आप लोग नोट करते भी चले और फिर अपना स्कोर भी करते चले साथियों। चलेंगे 9 के बाद 10वां प्रश्न में। तो बताइए आप लोग को मज़ा आता है कि नहीं आ रहा है, बताइए साथियों। देखिए अगला प्रश्न है कि कौड़ी का 3 होना मुहावरे का अर्थ है। यानी कौड़ी का 3 होना मुहावरे का अर्थ क्या है, क्या बहुत सस्ता होना या फिर बहुत महंगा होना, बहुत अच्छा होना, बहुत बुरा होना। तो देखिए साथियों, कौड़ी का 3 होना जो है इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा कि बहुत सस्ता होना। क्या होना, कौड़ी के भाव बिक रहा है, मतलब बहुत सस्ता बिक रहा है। तो कौड़ी का 3 होना जो नहीं बोलता है, बोले कौड़ी के भाव में बिक रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा साथियों कि कौड़ी का 3 होना मुहावरे का अर्थ बहुत सस्ता होना होगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे 10 के बाद 11वां प्रश्न में। देखिए 11वां प्रश्न है, जो आएगा सो पाएगा। जैसे जो मेहनत करेगा वही उसी को ना फल मिलेगा साथियों। तो जो आएगा सो पाएगा में सो कौन सा सर्वनाम रूप है, बताइए। जो आएगा सो पाएगा में सो कौन सा सर्वनाम रूप है। क्या निश्चयवाचक या फिर सहसंबंधवाचक या फिर संबंधवाचक या फिर आदरार्थ। तो देखिए साथियों कि जो आएगा सो पाएगा, तो इसको अगर आप देखिएगा तो जो सो जो है ये क्या कर रहा है, एक संबंध बनाने का काम कर रहा है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, जो सो है ये हो जाएगा संबंधवाचक। क्या हो जाएगा, संबंधवाचक, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में ना संबंध बनाने का काम कर रहा है साथियों। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे 11 के बाद 12वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 12वां प्रश्न आपका है कि इतना काम किसने किया में इतना कौन सा विशेषण है। इतना काम किसने किया में इतना कौन सा विशेषण है। क्या गुणबाधक या तुलनात्मक या फिर संख्याबोधक या फिर सर्वनामिक। तो देखिए साथियों क्या बोल रहा है कि इतना बोल रहा है ना, इतना जितना, तो ये आपका क्या हो रहा है कि तुलना हो रहा है। इसमें क्या होता है, आपका तुलना होता है। तो जब भी आपका तुलना होगा तो क्या हो जाएगा साथियों, तुलनात्मक। क्या हो जाएगा, तुलनात्मक विशेषण हो जाएगा। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, अब आ रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसी तरह से आप लोग रिवाइज करते चलें। आप लोग जितना ज़्यादा प्रश्न को रिवाइज कीजिएगा ना, आपको एग्जाम में उतना ही कम परेशानी होगा। चलेंगे 12 के बाद 13वां प्रश्न में। देखिए प्रश्न क्या 13 आपका क्या है कि उसका दिव्यांग पति चलने में असमर्थ है में दिव्यांग क्या है। उसका जो दिव्यांग पति है वो चलने में असमर्थ है में दिव्यांग क्या है। क्या दिव्यांग संज्ञा है या विशेषण है या क्रिया विशेषण है या फिर सर्वनाम है। तो देखिए प्रिय साथियों, उसका जो दिव्यांग पति है चलने में असमर्थ है, तो यहाँ पे दिव्यांग क्या हो जाएगा, वो उसका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। मतलब चलने में असमर्थ है क्योंकि वो दिव्यांग है, तो उसका क्या विशेषता है। तो क्या हो जाएगा साथियों, ये विशेषण हो जाएगा। इसका मतलब इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे 13 के बाद 14वां प्रश्न में। देखिए 14वां प्रश्न आपका क्या है कि प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है। बताइए आप लोग, बहुत बार आप लोग को अब तक बता चुके हैं कि प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है। क्या शब्द के प्रारंभ में या फिर मध्य में या अंत में या फिर मध्य और अंत दोनों में। तो साथियों देखिए, एक होता है उपसर्ग, एक होता है आपका उपसर्ग और एक आपका होता है प्रत्यय।
देखिए उपसर्ग जो है ये आगे में लगता है शब्द के, और प्रत्यय जो है ये आपका शब्द के अंत में लगता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, तो क्या लिखा हुआ अंत में। तो देखिए प्रत्यय को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, अंत में। देखिए एक बोलता है प्रीफिक्स, एक को बोलता है सफिक्स। तो प्री मतलब पहले, जिसको उपसर्ग बोलते हैं, और सफिक्स ने जो बाद में इस्तेमाल होता है साथियों। तो देखिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप उर्दू में अगर जानते हो तो उसको साबका और लाहेका भी के भी नाम से जाना जाता है साथियों। चलेंगे 14 के बाद 15 प्रश्न में चलते हैं। देखिए 15वां प्रश्न आपका क्या है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, बताइए। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, क्या क्रिया विशेषण कहा जाता है, या कारक कहा जाता है, या धातु कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो देखिए साथियों क्रिया के मूल रूप को ना क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे में भी आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, पढ़ना। पढ़ना क्या है, क्रिया है। पढ़ना को अगर आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका पढ़, और इसमें जो आपका पढ़ते है, इसमें जो आपका पढ़ते लगा हुआ है, क्या ना लगा हुआ है, ना। तो ये ना तो इसका क्या हो जाएगा, पढ़ते हो जाएगा, और पढ़ जो है यही क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका धातु हो जाएगा। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, जो आपका मूल रूप है इसको धातु कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे 15 के बाद 16वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है, क्या प्रत्युत्पन्न या प्रतिउत्पन्न, या फिर प्रत्युत्पन्न, या फिर प्रत्योत्पन्न। बताइए साथियों किसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है, यानी आपको सही ढूंढना है। तो देखिए साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रत्युत्पन्न हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, पुनः उत्पन्न, यानी फिर से उत्पन्न होना। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग रिवाइज करते चलें। चलिए साथियों 16 के बाद चलते 17वां प्रश्न में। देखिए प्रश्न का 17 आपका पूछ रहा है कि माली का स्त्रीलिंग में रूप क्या होगा। माली जो है उसका स्त्रीलिंग में क्या रूप होगा, क्या ऑप्शन नंबर ए, या फिर बी, या फिर सी, या फिर डी। बताइए साथियों माली का स्त्रीलिंग में रूप क्या होगा। तो देखिए माली का जो है स्त्रीलिंग में रूप क्या हो जाएगा, मालिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, मालिन। मालिन यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मालिन हो जाएगा। क्या बताइए आप लोग, माली का स्त्रीलिंग में रूप क्या हो जाएगा, मालिन हो जाएगा। चलेंगे 17 के बाद प्रश्न संख्या 18 में चलते हैं। देखिए 18 आपका क्या है कि गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया में को किस कारक की विभक्ति है। बताइए गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया में को किस कारक की विभक्ति है। तो आप लोग पढ़े ना, कर्ता ने कर्म को, कर्म को। तो देखिए आपका गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया में को जो है किस कारक की विभक्ति है। तो आपका क्या हो जाएगा प्रिय साथियों, वो हो जाएगा कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। आप लोग पढ़े ना, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान अप्रदान, इस तरह का। तो देखिए यहाँ को जो है किसका हो जाएगा, कर्म कारक का हो जाएगा साथियों। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आप जो कारक है उसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा बढ़िया से, ताकि उससे कोई भी अगर एग्जाम में सवाल बने तो आपको उसको छोड़ना नहीं है। चलेंगे 18 का 19वां प्रश्न में। देखिए 19वां प्रश्न आपका क्या है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं। बताइए आप लोग अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, क्या 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 6 हैं। तो बताइए साथियों अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं। तो देखिए साथियों अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हो जाते हैं, 5 भेद हो जाते हैं। कितने भेद, 5 भेद होते हैं साथियों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ बात और आप जान लीजिए, अनुप्रास अलंकार जो होता है ना, अनुप्रास अलंकार इसको पहचानने का तरीका क्या है साथियों। इसमें क्या होगा, अनुप्रास अलंकार में क्या होगा, वर्ण बार बार आते हैं। वर्ण जो है, वर्ण क्या होता है, रिपीट होते हैं। वर्ण अगर बार बार आए तो उसको क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ से आपका अलंकार शुरू हो गया, और अलंकार से आपका सवाल ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलेंगे 19 के बाद 20वां प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या 20 देखिए इसको आप कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, क्या यमक है, या श्लेष है, या फिर अतिशयोक्ति है, या रूपक है। फटाफट बताइए साथियों कौन सा अलंकार होगा। तो देखिए आप लोग को बताए थे कि जब क्या होगा, शब्द होगा, फिर बीच में योजक चिन्ह होगा, फिर शब्द होगा, तो इस तरह का चिन्ह होगा। इस तरह का जब भी आपको संकेत दिखाई पड़े आप समझ जाइएगा कौन सा अलंकार है साथियों। तो वो आपका हो जाएगा क्या, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कब आपको रूपक अलंकार पहचानना है, जब देखना है कि शब्द है, फिर बीच में योजक चिन्ह है, उसके बाद फिर शब्द है, तो क्या हो जाएगा साथियों, वो आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। इसको पहचानने का आप लोग को तरीका बताए थे। चलेंगे 20 के बाद चलेंगे 21वां प्रश्न। देखिए 21वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 आपका कि सिर झुका तूने नियति की मान ली ये बात। ठीक है, सिर झुका तूने नियति की मान ली ये बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात।
स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। बताइए साथियों में कौन सा अलंकार है। तो देखिए आप अगर इतना बड़ा पढ़ने जाइएगा तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा, बस आप ट्रिक वाइज ढूंढने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा हृदय और जल, इन दोनों के बीच में आपका योजक चिन्ह है, और योजक चिन्ह के बाद देखिएगा यहाँ पे दोनों शब्द है। तो जब भी योजक चिन्ह के बाद अगर शब्द आए ना साथियों, आप समझ जाइएगा क्या हो जाएगा, वो आपका रूपक अलंकार होगा। क्या होगा, रूपक अलंकार। अब देखिए योजक चिन्ह के बाद अगर क्या रह जाता, योजक चिन्ह रहता, उसके बाद अगर आपका सा लिखा रहता या से लिखा रहता, ये सब चीज़ अगर लिखा रहता ना, सा से या फिर से या सा से सी, इस तरह का कुछ भी लिखा रहता और योजक चिन्ह के बाद अगर लिखा रहता, तो उसको कौन सा अलंकार बोलते साथियों, उसको बोलते उपमा अलंकार। लेकिन क्या होगा, योजक चिन्ह होगा और योजक चिन्ह के बाद क्या होगा, शब्द होगा, तो आपका कौन सा अलंकार हो जाता है साथियों, रूपक अलंकार हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अनुप्रास तो आप लोग को भी बताया ना साथियों कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जो वर्ण होता है ना, वर्ण वो बार बार रिपीट करता है। क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। यहाँ से सीधे ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि अगर वर्ण बार बार रिपीट करे तो वो कौन सा अलंकार होगा, तो आपका अनुप्रास होगा साथियों। चलेंगे 21 के बाद चलते हैं 22वां प्रश्न में। देखिए 22वां प्रश्न आपका क्या है कि सुधी आए सुधी जाए, आप आए आप जाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बताइए, सुधी आए सुधी जाए, तो बताइए कौन सा अलंकार है। यानी बैट्समैन आया और बैट्समैन गया। ठीक है साथियों, तो क्या यमक हो जाएगा या विरोधाभास हो जाएगा या फिर विभावना हो जाएगा या फिर रूपक हो जाएगा। तो देखिए साथियों, आप लोगों ने बहुत बढ़िया से बताए थे कि विरोधाभास किसको बोलते हैं, जिसमें ना एक ही पंक्ति में आपका क्या हो कि अगर अलग अलग शब्द, यानी शब्द का क्या अलग अलग माना निकले। देखिए आए जाए, ये दोनों को अगर आप देखिएगा तो ये दोनों क्या एक दूसरे का उल्टा है, और उल्टा का मतलब क्या होता है, विरोध, और विरोध का मतलब विरोधाभास। बताइए इतना बढ़िया से आपको कोई समझा पाएगा साथियों, कितना आसान सा ट्रिक था ना। जब भी आप देखिएगा अगर पंक्ति में अलग अलग अगर दोनों एक दूसरे का उल्टा शब्द आ जाए साथियों, तो बस आपको दिमाग लगाना है, पहले क्या ढूंढना, विरोधाभास ढूंढना है। ठीक है साथियों, तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे 22 के बाद चलेंगे 23वां प्रश्न में। देखिए 23वां प्रश्न आपका है कि झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बताइए जरा सा कि झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो साथियों अभी आप लोग को बताया ना, रूपक अलंकार क्या किसको बोलते हैं। अगर योजक चिन्ह रहेगा और शब्द रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रूपक अलंकार पहचानने का तरीका। उसके बाद और अगर आप जानिएगा साथियों, यमक अलंकार किसको बोलते हैं। यमक अलंकार क्या होता है, एक ही शब्द ना बार बार, कौन शब्द जो है, शब्द एक ही शब्द क्या होगा, बार बार रिपीट करेगा। एक ही शब्द बार बार रिपीट करेगा तो उसको यमक अलंकार बोलते हैं साथियों, पहचानने का तरीका। और आपका जो यहाँ पे है देखिए, उत्प्रेक्षा जो अलंकार है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें क्या लिखा रहता है आपका, जैसे मनो लिखा रह जाएगा, उसके बाद आपका जीव लिखा रह जाएगा, इव मनु तनु ये सब जो भी लिखा रहेगा तो आपका किस में रह जाएगा साथियों, उत्प्रेक्षा अलंकार में रह जाएगा। और आपका बचा क्या, सलेश अलंकार। तो इसमें क्या होता है ना कि एक शब्द का ना अनेक अर्थ निकल के आता है। सलेश अलंकार कैसे पहचानेंगे, पंक्ति को पढ़ेंगे और देखेंगे, अगर उसका एक शब्द का अगर अलग अलग अगर माना निकल के आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं साथियों, सलेश अलंकार बोलते हैं। तो फिलहाल देखिए आपको यहाँ पे क्या ढूंढना था कि कौन सा अलंकार होगा। तो देखिए झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। देखिए यहाँ पे आपको पता है ना, मानो ज्यों त्यों इस तरह का जब भी लिखा रहे, बस आपको कहीं और नहीं देखना है, आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार ऑप्शन में है कि नहीं। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलेंगे 23 के बाद 24वां प्रश्न में। बाकी सब बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है। देखिए क्या है, स्वर संधि के कितने भेद है, बताइए आप लोग, स्वर संधि के कितने भेद है साथियों। क्या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। बताइए आप लोग कितने हो जाएगा, 2 3 4 5। तो देखिए साथियों आपका स्वर संधि के कितने भेद हो जाते हैं, आपका स्वर संधि का हो जाता है 5 भेद होते हैं। कितने, 5 भेद होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वर संधि के कितने भेद, 5 भेद हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सवाल का जवाब हो जाएगा। चलेंगे 24 के बाद 25वां प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। देखिए पढ़िए आप लोग कि प्रियतमा को समक्ष पा कामिनी, ना जाकी सकी ना ठहर सकी, ना जा सकी ना ठहर सकी, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, बता दीजिए आप लोग। ना जा सकी ना ठहर सकी, यानी ना जा सकी ना रुक सकी। बताइए आप लोग खुद बताइए, क्या ये व्यतिरेक्त हो जाएगा या फिर संदेह हो जाएगा या विरोधाभास हो जाएगा या फिर अतिशयोक्ति हो जाएगा साथियों। बताइए, ना जा सकी ना रुक सकी, तो बताइए ना, यहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो जाएगा साथियों, विरोधाभास हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, विरोधाभास। बोलिए मज़ा आया कि नहीं आज के सेशन में। देखिए हम लोगों ने अलंकार देखा, इसमें हम लोगों ने क्या बहुत सारा टॉपिक को एक साथ लेकर के आए हम लोग एक वीडियो
वीडियो में साथियों। बस इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें। देखिए घबराना नहीं है, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा ना उतना आप में ना एनर्जी आते चले जाएगा और आप लोगों को एग्ज़ाम में परेशानी नहीं होगा, इसलिए घबराइए मत। इसी तरह से हर दिन आप लोग हमारे साथ जुड़े और क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को अटेम्प्ट करें, हल करने की कोशिश करें ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो साथियों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।